डेली साइंस डोज के सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डोज नंबर 2। डोज नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ये डोज नंबर 2 होगी जो कि यांत्रिकी से होगी। जो डोज नंबर 1 है यांत्रिकी से मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो इस डोज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। जब भी आप पढ़े तो सही अप्रोच क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है पहला वाला। तो बोले कि क्यूरी किसकी इकाई है। सिंपल सा पार्ट क्वेश्चन है, क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है, बस आप इतना बता दीजिए। आपको ऑप्शन चाहिए तो ये रहा आपका ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, दूसरा तापक्रम, तीसरा उष्मा, चौथा ऊर्जा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो राइट आंसर होगा, क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। तो फिर ये रेडियो एक्टिव धर्मिता होती क्या है, तो इसको आप कुछ इस ढंग से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक अनस्टेबल परमाणु है। मान लीजिए कोई एक परमाणु है जो कि क्या है, कोई एक परमाणु है जो कि अस्थिर है, अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये जो अनस्टेबल परमाणु है इसका नाभिक होगा। अब इस नाभिक से अगर क्या हो, आयनकारी रेडिएशन होना स्टार्ट हो, आयनकारी रेडिएशन जो कि बेसिकली होगी ही। ठीक है, अगर कोई भी परमाणु अनस्टेबल है, तो उसका जो नाभिक होगा ना, उस नाभिक से आयनकारी रेडिएशन होना स्टार्ट होगा। तो इस रेडिएशन में किस तरह की किरणें निकलेगी, तो वो जो किरणें निकलेगी, एक तो निकलेगी अल्फा, ठीक है, दूसरा निकलेगी आपका बीटा, तीसरा निकलेगी कौन सा, गामा, और चौथा निकलेगी क्या, वो है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की आयनकारी रेडिएशन अगर हो, ठीक है, और वो किस फॉर्म में होगी, ऊर्जा के फॉर्म में, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव धर्मिता। उसको क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव धर्मिता। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं फिर से उसको जब नेक्स्ट डोज में आपके लिए लाऊंगा तो वहाँ पर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो बस शर्त इतना है कि आप कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आया तो सही है, नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सीधा सपाट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन बस इतना पूछा है कि पास्कल इकाई है, पास्कल जो है वो किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है। तो याद रखिए जो पास्कल है ना, फिलहाल ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, आर्द्रता की, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, आर्द्रता की, दूसरा दाब की, तीसरा वर्षा की, चौथा तापमान की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके लिए दाब की। जो पास्कल है वो किसकी इकाई है, वो एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है किसकी, दाब की। ठीक है, फिर ये जो पास्कल होता है ना, एक चीज आप यहाँ पे और याद रखिए कि जो ये पास्कल होता है ना, पास्कल सिर्फ दाब की ही इकाई नहीं है। पास्कल जो है वो सिर्फ दाब की ही इकाई नहीं है। पास्कल जो है वो स्ट्रेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद यंग मॉड्यूल, जो यंग मॉड्यूल, ठीक है, होती है, और साथ ही जो तनाव स्ट्रेस है, जो तनाव स्ट्रेस, ठीक है, तनाव स्ट्रेस है, इसकी भी इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। तो किसकी किसकी हो गई, दाब की तो होती ही है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था, दाब की होगी, स्ट्रेस की होगी, यंग मॉड्यूल्स की होगी, और तनाव स्ट्रेस की भी इकाई होती है पास्कल। ठीक है, आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सपाट सा क्वेश्चन रखा गया है। बताइए इतना कि बस कैंडिला मात्रक किसका है, कैंडिला जो है वो किसका मात्रक है, कैंडिला आखिर मात्रक किसका होता है। ऑप्शन चाहिए तो ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए ज्योति फ्लक्स, दूसरा क्या है ज्योति प्रभाव, तीसरा ज्योति दाब, चौथा ज्योति तीव्रता। तो राइट आंसर क्या होगा, कैंडिला किसका मात्रक है, तो कैंडिला जो है वो हो गई ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता की इकाई। ठीक है, ज्योति तीव्रता की क्या मात्रक, ठीक है, मात्रक किसका मात्रक हो जाएगा, हो जाएगा ज्योति तीव्रता की। तो ये कैंडिला आखिर होता क्या है, कैंडिला जो है वो आखिर होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो देखिए कैंडिला जो होता है वो है एक मानक स्रोत। मान लेते हैं कि एक स्रोत है यहाँ से,
ये आपका स्रोत रहा, ठीक है। एक मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 1 सेंटीमीटर क्षेत्र की ज्योति का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कोई मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्र की ज्योति का, जो ज्योति होगी उसकी 1/60, ठीक है, 1/60वां जो भाग होगी उसी को बोलेंगे एक कैंडिला। फिर से समझाता हूं मैं आपको, क्या है कि मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्र की ज्योति का जो 1/60वां भाग होगा वही होगा एक कैंडिला। आई होप आपको समझ में आया होगा कैंडिला होती क्या है आखिर, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे याद रखिए, वो ये कि उस स्रोत का, मान लेते ये वाला जो स्रोत है आपका, ठीक है, ये जो आपका स्रोत है, ठीक है, ये स्रोत का जो ताप होगा ना, उसमें जो ताप होगा वो ताप होगा प्लेटिनम का जो गलनांक होगा उस गलनांक के बराबर। किसके गलनांक के बराबर? तो प्लेटिनम जो होगी, प्लेटिनम का कुछ गलनांक होगा, ठीक है, कुछ गलनांक होगा, तो उस गलनांक के बराबर ही उस स्रोत का ताप भी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये कैंडेला होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है वो किसकी इकाई है? तो देखिए जूल जो है, सिंपल सा पूछा है आपसे, जूल किसकी इकाई है? तो देखिए जूल जो है, आप ट्राई करना चाहेंगे तो बिल्कुल कीजिए। चलिए मैं पहले ऑप्शन दिखाई देता हूं आपको। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में। ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। तो देखिए मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि जो जूल होता है ना वो किसका इकाई होता है? कार्य का। जूल जो होता है वो किसका इकाई होता है? कार्य का। और 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर मैंने वहां पर बताया 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो कार्य की इकाई होती है, लेकिन जो जूल है वो एक और चीज की इकाई होती है। वो क्या हो जाएगी? वो होगी आपकी ऊर्जा की। वो क्या हो जाएगा? ऊर्जा की, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऊर्जा, ठीक है। तो आखिर ये जूल होता है क्या है? किसको बोलेंगे जूल? तो देखिए अगर आपको जूल के बारे में सही ढंग से समझनी है तो आपको डोज नंबर 1 को दिखनी पड़ेगी, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने जूल को अच्छी ढंग से समझाया है, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन को देखिए क्या है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? अगला क्वेश्चन क्या है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राई करना चाहेंगे बिल्कुल कीजिए। ये रहा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1971, 1971 में ही मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो हर्ट्ज है, ठीक है, क्या मापने की यूनिट है? यानी हर्ट्ज से हम लोग क्या मापते हैं? हर्ट्ज से हम लोग क्या मापते हैं? तो हर्ट्ज से क्या मापते हैं? ऑप्शन चाहिए। तो ये रहा ऑप्शन। देख क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या फिर तरंगों की आवृत्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगी? तरंगों की आवृत्ति। जो हर्ट्ज होता है उससे हम लोग तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। तो ये फिर हर्ट्ज क्या होता है? देखिए हर्ट्ज सिंपल सा प्रति सेकंड किसी भी एक वस्तु द्वारा उसकी जो आवृत्ति होगी, प्रति सेकंड जो आवृत्ति होगी उसी को हम लोग बोलेंगे हर्ट्ज। देखिए जो जनरल प्रयोग होता है ना, जनरल यूजेज में हम लोग हर्ट्ज का जो गुणक है वो आपका 4 गुणक ही यूज करते हैं। चारों आपको याद रखना चाहिए। पहला क्या होता है? पहला जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं किलो हर्ट्ज। पहला क्या होता है? किलो हर्ट्ज, जिसका वैल्यू क्या होता है? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का होता है। उसके बाद होता है मेगा हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मेगा हर्ट्ज, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है? 10 टू द पावर 6 का। उसके बाद होता है गीगा हर्ट्ज, ठीक है, गीगा हर्ट्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर 9 की। उसके बाद होता है टेरा हर्ट्ज, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेरा हर्ट्ज, जिसका वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर 12 का। तो ये चारों का चारों आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा जो है, ठीक है, इसकी इकाई क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ये रहा ऑप्शन। देखिए पहला है
एम्पियर, दूसरा ओम, तीसरा वोल्ट और चौथा कूलम। ठीक है, तो एम्पियर जो है, अच्छा क्वेश्चन क्या था फिर से पढ़िए एक बार। अच्छा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन आपने देखा, तो विद्युत मात्रा की जो राइट आंसर होगा, विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो होगी एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत मात्रा की इकाई होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या, विद्युत धारा है क्या, तो देखिए मैं सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी आपसे पूछे ना कि विद्युत धारा है क्या, तो बस उसको इतना बता दीजिए कि किसी भी परिपथ में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है, यही होगा आपका क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन, आपने तो आंसर दिया कि विद्युत जो मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये फिर एम्पियर होता है क्या है, ये जो एम्पियर होता है, ये एम्पियर आखिर किसको बोलेंगे? तो बस सिंपल सा समझिए इसको, कि इसको सिंपल सा ऐसे समझिए, एक जो एम्पियर होता है ना, एक एम्पियर कब बोलेंगे, एक एम्पियर हम तब बोलेंगे जब किसी परिपथ से, ठीक है, क्या हो, किसी परिपथ से 1 कूलम पर सेकंड की दर से, 1 कूलम, ठीक है, पर सेकंड की दर से क्या हो, विद्युत आवेश का प्रवाह हो, विद्युत आवेश का प्रवाह हो, तब हम उसको जाके बोलेंगे, उसको जाके बोलेंगे कि यहाँ पर 1 एम्पियर, क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। एम्पियर को हम बेसिकली इस ढंग से डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? तो एम्पियर होता है क्या है, तो किसी भी परिपथ में 1 कूलम पर सेकंड की दर से अगर क्या विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो हम वहाँ पर बोलेंगे 1 एम्पियर, उसी को बोला जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई एसआई पद्धति में आपको बताना है। ये रहा आपके लिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन को। तो 4 ऑप्शन है, वॉट, डायप्टर, ऑप्टर या मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर जाननी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि किसी भी लेंस, मान लेते कि यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, मान लेते कि ये एक क्या है, एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है, ठीक है। अब ये जो लेंस है और इस लेंस का मान लेते कि जो फोकस दूरी है, जो फोकस डिस्टेंस है वो f है, फोकस जो डिस्टेंस है वो f है। तो उस लेंस की प्रकाशीय जो पावर होगी, इस लेंस की प्रकाशीय ठीक है, जो पावर होगी, प्रकाशीय जो पावर होगी वो क्या होगी, प्रकाशीय पावर होगी 1/f, 1/f। याद रखिए, बहुत बार न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये काम आता है। तो उसकी पावर क्या होगी, 1/f डायोप्टर, 1/f डायोप्टर। यहाँ पे एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए, वो ये कि हमेशा याद रखिए कि जो उत्तल लेंस होता है ना, ठीक है, जो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, उसका प्लस डायोप्टर होता है, ठीक है, उसका प्लस डायोप्टर पावर होता है। और जो अवतल होता है, जो आपका अवतल हो जाएगा, ठीक है, जो अवतल लेंस हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका माइनस डायोप्टर। ठीक है, उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस डायोप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आपसे बन जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली दिया जा सकता है। फिर भी ऑप्शन को देखिए एक बार। पहला ऑप्शन क्या है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। तो राइट आंसर क्या होगा, वातावरण में ध्वनि। ध्वनि की जो तीव्रता है उसी को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेसिबल को यूज करते हैं। डेसिबल को बेसिकली किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो वो इस तरह से DB, इसका मतलब होता है डेसिबल। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए एम्पियर मापने की इकाई है। क्या पूछ रहा है, एम्पियर जो है मापने की इकाई है, किसकी मापने की इकाई है एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखना है। तो ये रहा आपके लिए ऑप्शन।
पहला क्या है वोल्टेज, दूसरा करंट, तीसरा प्रतिरोध, चौथा पावर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर मापने की इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो राइट आंसर होगा करंट की। करंट मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। तो आखिर ये एम्पियर होता क्या है, मैंने आपको समझाया एम्पियर होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन बनता है, बताइए कि एम्पियर, ठीक है, एम्पियर नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक का नाम पे पढ़ा है। और एक क्वेश्चन ये भी कि बताइए कि एम्पियर जो है, ठीक है, जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उस वैज्ञानिक ने एक और चीज की खोज की थी, वो क्या है, ठीक है। चलिए आप ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर आंसर भी आपको दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। आप सिंपल अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। तो देखिए जो विद्युत चुंबकत्व होती है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपका विद्युत चुंबकत्व जो आपका विद्युत चुंबकत्व होती है ना, इसी की खोज की थी किसने, इसकी खोज की थी आपका, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। तो आंद्रे मेरी एम्पियर जिसने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी, उसी के नाम पर ही एम्पियर नामकरण हुआ था, ठीक है। आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बस इस डोज में इतना ही, मिलेंगे अगले डोज जो कि आपके लिए डोज नंबर 3 होगा, वो भी आपका यांत्रिकी से ही होने वाला है। देखिए सभी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करने के ऐसे तरीका बताऊंगा कि इसके बाद से एक भी क्वेश्चन, मैं तो डोज 1 में ही आपको बताया, अगर छूट जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज जो कि डोज नंबर 3 होगा, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। देखिए अगला डोज अगर आपको चाहिए, ठीक है, और आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि नेक्स्ट जो मैं भी जो डोज वगैरह अपलोड करता रहूँगा वो आपको एक एक करके सही टाइम पे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।